हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तरंग पर। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अपना मूल अधिकार का जो पार्ट 2 बचा था, उससे संबंधित हम लोग प्रश्न करेंगे। इस पर एक पार्ट और आएगा, अभी तीसरा पार्ट, और उसके बाद हमारे लोगों के मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको बता दें कि हम लोग जो है या भारतीय राज्य व्यवस्था का जो घटना चक्र है उससे संबंधित प्रश्न उसके सारे कर रहे हैं। और भी अदर एग्जामों में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से लेकर इंडियन पॉलिटी से, तो उसका जितने भी प्रीवियस ईयर में अब तक प्रश्न पूछे गए हैं तो उनकी एक सीरीज हम लोगों ने शुरुआत की थी, जिसमें से आज हमारा यह मूल अधिकार का दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी कई सारे टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग उनको अवश्य देखिएगा। प्लेलिस्ट में ये क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आज ये 10वां या 11वां नंबर की क्लास है। तो अगर आप लोग वीडियो की परीक्षा एग्ज़ाम दे रहे हैं या आर ओ जो आगामी है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर PCS प्री, इनकी अगर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे अभी से अवश्य फॉलो कर लीजिए और देखिए धीरे धीरे आप लोगों के प्रश्न सही होते जाएंगे। एक अच्छा जब नोटिफिकेशन जब तक निकलेगा आप अच्छे खासे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को समाप्त कर चुके होंगे। अभी हमारा जैसे देखो, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर हुआ था उसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे इंडियन पॉलिटी से, तो वो दोनों प्रश्न हम लोग पहले ही कर चुके थे। तो इस तरह चाहे जो परीक्षा हो, अगर आप लोग पेपर दे रहे हैं और उसमें सामान्य अध्ययन का पेपर है यानी कि इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान से संबंधित प्रश्न अगर पूछे जा रहे हैं तो आप लोग यह सीरीज अवश्य फॉलो करिए। ये आप लोगों को खुद देखने को मिलेगा कि ये कितनी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो चलते हैं हम लोग प्रश्नों पर। हमारा पहला प्रश्न आज कह रहा है कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। अब अभी हम लोगों ने देखा था, कल भी देखा था कि अनुच्छेदों को हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें कहीं भी स्पष्ट रूप से ये नहीं दिया गया था कि प्रेस की आज़ादी के लिए फला आर्टिकल है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जैसे स्वतंत्रता की बात करते हैं, आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो समानता का अधिकार 14 से 18 आप लोगों ने देखा था। अब यहाँ पर आज़ादी की बात कर रहा है यानी स्वतंत्रता की, तो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार किस में दे रखा है? आर्टिकल 19 से 22 में। तो अब इतना निश्चित हुआ कि 19 से 22 के बीच हमारा है। तब 19 में हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो उनमें जो प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था थी ये किस आर्टिकल के तहत आई है? तो ये आई है हमारा अनुच्छेद 19 सब क्लास 1A में, या फिर ऐसे दे दे 19 का में। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रेस की आज़ादी 19 का में या 19A में। तो यहाँ पर दोस्तों अब देख लेते हैं कि जब संविधान बना था तो उनमें मूल अधिकारों के तहत ये जो प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था थी यह नहीं थी। ये मामला आया था 1961 में, आप लोग याद रखना, साकल पेपर मिल्स बनाम भारत संघ का। तो उस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता की जो है ये व्यापक अवधारणा दी गई थी कि वो सूचनाओं तक पहुंच सकेंगे, कर्मचारी की नियुक्ति का अधिकार उनका होगा, सूचनाओं का क्रय विक्रय करेंगे। इसी तरह जैसे प्रभुदत्त बनाम भारत संघ में 1982 में राइट टू नो, जानने का अधिकार आया था। तो इस तरह के जो केसेस हुए हैं आप लोग उनका भी अध्ययन कर लीजिएगा और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग इनके वन लाइनर नोट्स बना रहे होंगे। अगर बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, ये आप लोगों को आगे चलकर फ़ायदा करेगा बहुत ज़्यादा रिवीजन के समय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र संविधान के अनुच्छेद 1 में विशेष रूप से उपबंधित है, संविधान के अनुच्छेद 1 में प्रत्याभूत है, संविधान के अनुच्छेद 361 का के उपबंध द्वारा प्रत्याभूत है, संविधान देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, हम लोगों ने अभी देखा था कि अनुच्छेद 19(1) का में दिया हुआ है हमारा समाचार पत्रों से संबंधित। ये चीज़ें आप लोग एकदम रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो अभी कल आप लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद 14 हमारा समानता का अधिकार था, कल भी देखा था, आज भी बताया गया है। और अनुच्छेद 19 जो है 19 से 22 हमारा भाषण की तो था, स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो पहले ये शब्द लेना कि स्वतंत्रता का अधिकार किसके अकॉर्डिंग दिया गया है, तो 19 से 22 के तहत दिया गया है। तो अब उसमें जो दे रखा है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो हमारा ये आर्टिकल नंबर 19 हो जाएगा। आर्टिकल 21 में क्या दे रखा है हमारा? तो ये दे रखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 21 का में क्या दे रखा है? 21 का की बात करें तो वहाँ पर आप लोग याद रखना शिक्षा का अधिकार दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अवश्य देखिएगा। अब आर्टिकल 22 बचा हुआ है, तो आर्टिकल 22 में दोस्तों क्या दे रखा है? आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण दे रखा है। तो ये चारों आर्टिकल आप लोग रट लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये किसके तहत मौलिक अधिकार है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी आप लोगों ने पिछले समय देखा था कि हर घर तिरंगा लगाया गया था। तो वहाँ से आप लोग इसको थोड़ा रिलेट करिए और पूछा जा सकता है। तो किस आर्टिकल के तहत, तो ये हमारा हो जाएगा आर्टिकल 19(1). ये दोस्तों इस तरह लिखा जाता है 19(1) और ए। तो इस तरह आप लोग इसको याद रखना। राष्ट्रीय झंडा का मौलिक अधिकार से, तो संविधान का 19(a) आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। अभी तक हम लोगों ने जितनी चीज़ें पढ़ी तो उसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन बात कर रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो ये हमारी किस आर्टिकल के तहत ये आएंगे। जैसे हमारा दिया हुआ है 20, 19, 18, 17, तो 18 के अंतर्गत तो कतई नहीं आ पाएगा, क्योंकि उपाधियों का अंत। अब इसको जैसे नहीं समझ में आ रहा तो कैसे हल करेंगे, ये चीज़ है। 19 है वाक स्वतंत्रता की आज़ादी है, तो यहाँ पर भी नहीं। 20 में आप जैसे दोष सिद्धि से संरक्षण, तो ये चीज़ें थोड़ा ये इसमें नहीं आएगा। अब अगर देखेंगे आर्टिकल 17, तो आर्टिकल 17 में क्या बात कर रहा है, अस्पृश्यता का अंत बता रहा है। और अस्पृश्यता का अंत किससे होगा, किन लोगों के लिए ये बनाया गया था, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से लोग अस्पृश्यता या उनसे छुआछूत या भेदभाव करेंगे। तो हमारा आर्टिकल अगर उस तरह हम लोग देखें तो ये हमारा उत्तर डी हो जाएगा। अगर आप लोगों को मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो इस तरह भी हम लोग प्रश्न पर अपने पहुंच सकते हैं सही उत्तर पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जैसे घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। अब ये बात कर रहा है बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। तो अभी जो आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो उन्हीं 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में ऐसी चीज़ें आती हैं। जैसे अनुच्छेद 19(1) में जैसे वाक स्वतंत्रता की आज़ादी, और उसके बाद है कि इसको कुछ आधारों पर प्रतिबंधित भी किया गया है। फिर आता जैसे हमारा आता है कि शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार 19(1) खा के अंतर्गत। तो इसी बात कर रहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के अंतर्गत क्या नहीं आता। शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है। निरायुध सम्मेलन, निशस्त्र, एकत्रित जनता जिसको हथियार नहीं रखना चाहिए, ये भी आता है। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य जो है वो कानून बनाकर प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये भी बात सही हो जाएगी हमारा। और जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। भारत की संप्रभुता पर, लोक व्यवस्था पर, न्यायपालिका के अपमान पर, अवांछनीय आलोचना के नाम पर। तो अगर देखा जाए कि नागरिक की जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है अगर वो भारत की संप्रभुता के खिलाफ हो, लोक व्यवस्था बिगड़ने का डर हो, न्यायपालिका का अपमान कर रहा हो, तो उसकी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा कि नहीं लगाया जा सकता, तो अवांछनीय आलोचना अगर कोई कर रहा है तो इसके खिलाफ उसमें विचार स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, यानी कि आलोचना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। अब तक तो सबको रट गया होगा कि आर्टिकल 14 ये समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्रता का अधिकार, और का 21 जो हमारा हो जाएगा ये विदेश से संबंधित हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को आना चाहिए। इसमें एक केस भी है मेनका गांधी बनाम भारत संघ का, वो तो इस तरह के केसेस भी आप लोग देखिएगा, कॉपी में ढूंढिएगा, वैसे किताबों में सब दे रखा है, आप लोग बस रिवाइज करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 119(1) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो आर्टिकल 19(1) में क्या दे रखा है ये आप लोग पढ़िए, और आर्टिकल 19
आर्टिकल 21 में क्या दे रखा है। इन दोनों चीज़ों को पढ़ने के बाद क्या प्राप्त होता है, विदेश यात्रा का अधिकार तो आर्टिकल 21 में दे रखा है। दोनों को जो पढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर आता है एकांतता का अधिकार, तो ये आप लोग इसको सही मानेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, मृत्युदंड। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है। तो कितनी भी स्वतंत्रता हो जीने की, लेकिन मृत्युदंड ये एक सजा है, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 19 भी आप लोगों को पता है। अनुच्छेद 22 जो हो जाता है, 20 जो हो जाता है हमारा, वह है दोषी पाए गए व्यक्तियों के लिए। आप लोग लिख लीजिए कि अपराध में जो दोषी पाए गए व्यक्ति हैं उनकी स्वतंत्रता से संबंधित है कि उनको किस विधि के अनुसार ट्रीट किया जाएगा। और अनुच्छेद 22 अभी आप लोगों ने देखा था कि उसमें गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण है। ठीक है, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, ये दोनों आप लोग अलग अलग देख लीजिएगा। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण है और वहाँ पर जो दोषी पाए गए व्यक्ति हैं उनसे संबंधित बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप लोगों को मालूम होगा, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में दे रखा है। तो धर्म प्रचार करने का अधिकार है। सिखों को कृपाण रखने का अधिकार भी धार्मिक स्वतंत्रता के तहत दिया गया है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार ये भी दिया गया है। लेकिन धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तित करने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आएगा। तो सही उत्तर का चयन करें तो क्या हो जाएगा हमारा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने को धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल जैसे 24 में देखो क्या है, जैसे नहीं मालूम है तो आप कैसे जाएंगे कि आर्टिकल 24 तो होगा नहीं, इसमें बालकों के शोषण से संबंधित हम लोगों ने देखा था और ये बात कर रहा है धर्म की, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 है, तो ये हमारा 24 नहीं होगा बिल्कुल। आर्टिकल 25 जो है ये हमारा धार्मिक दे रखा है कि ये धर्म से संबंधित है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कृपाण धारण करना है आर्टिकल 25। और आर्टिकल अगर 26 की हम लोग बात करें तो आर्टिकल 26 में क्या हो जाएगा कि धार्मिक प्रबंधन की व्यवस्था दी जाएगी। धार्मिक प्रबंधन की यानी कि जो भी धार्मिक कार्य अगर किए जाते हैं तो उनसे संबंधित कोई भी समुदाय जो है वह कोई संस्था बना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये आप लोगों का हो जाएगा आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 में भी इसी तरह दोस्तों रहता है कि राज्य कोई भी मतलब धार्मिक कर वगैरह नहीं लगाएगा और सरकार के पैसों से जो होगा वो किसी भी प्रकार के धर्म के उत्थान में उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा सरकारी पैसों का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था के, स्वास्थ्य के, सदाचार के, मानववाद के। तो यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जैसे है स्वास्थ्य, सदाचार, तो वो मानववाद के अंतर्गत नहीं आएगा। किसके अधीन नहीं है, मानववाद के अंतर्गत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर 15। अब यहाँ पर सीधे आर्टिकल मिलाने के लिए दे रखा है। आर्टिकल 23 किसे कहते हैं, जैसे सुमेलित नहीं है दोस्तों पूछ रहा है, तो आर्टिकल 23 हम लोगों को मालूम है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम से दे रखा है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 24 में भी देखो बालकों के कारखानों में बालकों के नियोजन में प्रतिषेध, ये भी सही है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता हम लोगों ने अभी देखा। और अनुच्छेद 29 में क्या कह रहा है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का ये जो अधिकार है ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या दे रखा है कि ये आर्टिकल आपके 30 में आता है, आर्टिकल 30 में ऐसा आएगा। और जो आर्टिकल 29 में आता है कि ये अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण की बात की जाएगी यहाँ पर। और आर्टिकल 30 में स्थापना और शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा ही। तो 29 और 30 में अंतर आप लोग रखना कि इसमें जो है नई स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार
और अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में दिया गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम है दोस्तों का प्रतिषेध आर्टिकल 23, एकदम सही बात है। और हमारा हो जाएगा जैसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये हमारा एकदम ये भी सही बात है। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये हम लोगों ने अभी देखा था किसमें है, आर्टिकल 29 में था। और शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, ये हमारा आर्टिकल 30 में था, तो यहाँ पर 31 नहीं होगा, तो उत्तर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। तो ये सारी बातें आप लोग अब तक समझ चुके होंगे। आर्टिकल 30 ये याद कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, एकदम गलत। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, तो ये बात सही है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा अंततः स्थापित किया गया था। तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन जब किया गया था तो उस समय कांग्रेस की नहीं, जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार। कितना छोटा सा दोस्तों देखो यहाँ पर दे रखा है। अधिकतर लोगों का प्रश्न ये 100% गलत होगा। तो इसमें हमारा कौन सा होगा, 1 और 3, कौन सा क्या पूछ रहा है, उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? तो सही है 1 और 2। दोस्तों यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है, केवल 2 सही है, गड़बड़ कुछ नहीं हुआ दोस्तों, ए सही है, क्योंकि पहला भी हमारा गलत है और हमारा तीसरा भी गलत है। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सुमेलित कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, जैसे ये आप लोगों को मालूम होगा रिट जारी की जाती हैं, जो रिट जारी करने का अधिकार जैसे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 226 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ये जारी करता है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, आप लोग इनके इंग्लिश वर्जन को भी देखे रहना, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है कि इंग्लिश में देवनागरी में लिख के आ जाता है दोस्तों। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको बोला जाता है हैबियस कॉर्पस। और जैसे परमादेश हो गया, इसको बोला जाता है मैंडमस। और प्रतिषेध हो गया तो प्रोहिबिशन, और उसके बाद उत्प्रेषण है तो सर्टियोरेरी, और अधिकार प्रच्छा है तो क्यों वारंटो। तो इसमें कौन क्या कहता है ये देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि हमको शरीर चाहिए, हमें शरीर चाहिए, ये हमारा सुमेलित हो जाएगा। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालयों को जो लेख लिखा जाता है वो हो जाता है प्रतिषेध। और उत्प्रेषण की बात करें तो मतलब होता है कि पूर्णतया सूचित कीजिए। और अधिकार प्रच्छा, तो इसका मतलब होता है किस अधिकार से। तो आप लोग इनको लिखिएगा कि जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है तो इसके बारे में आप लोगों को किस तरह इसको लिखना है कि जैसे इस रिट का इस्तेमाल जो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का, या अगर किसी व्यक्ति की अवैध नज़रबंदी या हिरासत या उसको गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए तो यह कोर्ट द्वारा जो होती है वह उस संबंधित गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को या पुलिस को जो भी होगा उसके खिलाफ जारी करती है कि हमको वह व्यक्ति उपस्थित चाहिए। तो ये अवैध गिरफ्तारी, अवैध नज़रबंदी इसके लिए जारी की जाती है और सबसे ज़्यादा उपयोग इसी का होता है। तो इस तरह आप लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार प्रच्छा है, इन सब की लिस्टिंग कर लीजिएगा। आगे जब हम लोग हमारा ये पूरा हो जाएगा जो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीरीज है तब इस पर हम लोग देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, उपरोक्त सभी। तो सीधा बात कह रहा है कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक विचारों का अधिकार किसके लिए जारी किया जाता है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। एकदम आसान सा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कि एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे। तो ये हम लोगों ने देख चुके हैं संविधान सभा, तो आप लोगों को मालूम होगा कि के एम मुंशी उसके सदस्य थे। 7 सदस्य थे टोटल। आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम बता सकते हैं, जिन लोगों का नाम आप लोगों को ना आता हो या जो कठिन है उसको देखिए और बताइए। जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर को सभी लोग जानते हैं,
के एम मुंशी को भी सभी लोग बता देंगे, अलादि कृष्ण अय्यर को भी सभी लोग बता देंगे। तो इसी प्रकार आप लोग देखिएगा। और संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, तो ये बात भी सही है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। और बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की स्तुति की गई थी, तो ये बात भी एकदम सही है कि त्रिस्तरीय पंचायती, बलवंत राय मेहता समिति जो रिपोर्ट आई थी उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज की संस्तुति उसने की थी। और क्वेश्चन नंबर डी जो हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, तो ये यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। आप लोगों को मालूम है कि संविधान जो मूल अधिकारों का संरक्षक है वो न्यायालय होता है, न्यायालय है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना गया है? न्यायपालिका, कार्यकारिणी, संसद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वह है न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? सभी को मालूम होगा, ये एकदम लड्डू प्रश्न है। शुरुआत से हम लोग अगर मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हमेशा पढ़ते हैं। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कारण कहता है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो दोनों बातें सही हैं, ये बातें हम लोगों को मालूम है, लेकिन ये देखना है कि स्पष्टीकरण सही है या नहीं है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि मौलिक आर्टिकल जो अनुच्छेद 32 है, यह मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध उपचार करता है, इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा इसको संविधान की आत्मा कहा गया था। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा कि ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? परमादेश, अधिकार प्रच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि ये हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बाकी चीज़ें हम लोग पहले ही डिफाइन पढ़ चुके हैं, आप लोग इनके बारे में अच्छे से लिख लीजिएगा। और देवनागरी लिपि में इनको क्या क्या बोला जाता है ये भी आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो आज 25 प्रश्न हमारे पूरे हुए। कल इस पर हम लोग और एक क्लास करेंगे, तो उसमें शायद प्रश्नों की संख्या 30 से 35 प्रश्न लेकर हम लोग ये चैप्टर खत्म कर देंगे। तो आप लोग देख चुके हैं कि कई सारे चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी के अभी साथ ही के साथ ये सारी चीज़ें आप लोग सारी क्लासेस करते जाइए। तो जब से ही नोटिफिकेशन निकलता है तो हम लोग ये सारी चीज़ें कर चुके होंगे। जैसे अभी 2 महीने लग सकते हैं, कहा जा रहा है कि जनवरी के लास्ट में या फरवरी तक जो भी आए पेपर शायद मार्च, अप्रैल या मई में हो जाके। लेकिन परीक्षा बड़ी है दोस्तों, जैसे हम लोग आरओ के पेपर भी देंगे तो उसके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और तब तक हम लोग हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इनसे संबंधित भी प्रश्न अभी हम लोगों को करना है। तो साथ के साथ अगर आप लोग करते रहेंगे तो आप लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया बनेगा। आप लोग कल हम फिर बताएंगे कि हम लोग कितने टॉपिक कर चुके हैं, या फिर पिछले वीडियो में आप लोग देख लेना, तो आप लोगों को लगेगा कि पीछे काफ़ी सारे टॉपिक हैं, चाहे वो संविधान की पृष्ठभूमि से हो या फिर नागरिकता से हो, मूल अधिकारों को अभी हमने ख़त्म किया है, बहुत ज़्यादा अनुसूचियाँ थी, संविधान के प्रमुख भाग थे, प्रमुख समितियाँ थी, संविधान सभा थी, नेशनल प्रतीक थे और नागरिकता थी। तो ये सारे टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्रों को हमने 2 क्लासेस में किया, शासन प्रणाली को 2 क्लासेस में समाप्त किया। तो काफ़ी सारे प्रश्न आप लोग हल कर रहे हैं। अच्छे खासे प्रश्नों की एक संख्या हमारे पास हो जाएगी अंत तक, जब तक हम इसको समाप्त करेंगे। तो आप लोग चाहे पढ़ रहे हों फिर भी प्रश्न देखिए, अगर अभी पढ़ना नहीं शुरू किया है तो उसके पहले ही प्रश्न देखिए, और अगर पढ़ चुके हैं तो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छे साबित होंगे। तो चलते हैं, आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद।